आज का हमारा चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक 4 मार्क्स का आप कह सकते हो, लेकिन समझने पर्सपेक्टिव से बहुत सारा इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है, सबसे खास बात है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। हम देखेंगे क्या है डीपोलराइजेशन, कैसे आखिरकार सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं, किस तरह से हमारे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल काम करते हैं, क्यों हम सेरिब्रम को सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं और सेरिबेलम को कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। आइए एक एक करके बात करते हैं इन्हीं के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहला न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो सिंपली यहाँ से हम लोग क्या पढ़ने वाले इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और इसमें हमारे पास में इन्वॉल्व होते हैं हमारी ब्रेन, हमारे स्पाइनल कोड्स, हमारे नर्व्स। और अगर हम लोग ब्रेन्स में बात करें तो इनके सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स को हम लोग नाम देते हैं न्यूरॉन्स। अगर यहाँ से न्यूरॉन्स की बात करें तो तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसको कि अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियंस भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। चलो, न्यूरॉन्स की अगर हम लोग खास बात देखें तो न्यूरॉन्स को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हम सेल्स को कहते थे, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, वैसे ही न्यूरॉन्स होती है नर्वस सिस्टम के। इसको फर्दर 3 भाग में बांटा जाता है, सेल बॉडी, डेंड्रोन्स और एक्सोन्स। तो ये है हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में हम आपको बताएं कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो इतनी बिजली जनरेट कर सकते हैं कि 15 से 25 वाट के बल्ब को आराम से जलाया जा सकता है। ये हमारे बॉडी का तकरीबन 20% एनर्जी कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास में न्यूरॉन्स है, इसको डायग्राम को देख लीजिए। आपको डायरेक्टली डायग्राम्स के बेसिस पे भी 10 तक सवाल पूछे जाते थे। ये वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट, इसको हमने नाम दिया है साइटोन। इसको हमने क्या नाम दिया? साइटोन। फिर ये जो बाहर बाहर पार्ट है, इनको हम लोग नाम देते हैं डेंड्रोन्स। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग एक्सोन्स कहते हैं। ये जो एक्सोन्स है लास्ट में चल के साइनेप्टिक नॉब में बदल जाते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, चलो ये है डेंड्राइट्स। अब यहाँ से एक एक करके इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी एक न्यूरॉन्स के बेसिकली 3 पार्ट है, सेंटर पे साइटोन, ऊपर डेंड्रोन्स और नीचे होती है आपकी एक्सोन्स। चलो, अगर हम लोग यहाँ से एक सवाल के बारे में बात करें तो एक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग नाम देते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स, जिसको कि बनाने में RER का इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब जहाँ पे राइबोसोम आ गया, उसका काम क्या होना चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये जो नीजल ग्रेन्यूल्स हैं, इनको ग्रेनुलर बॉडी भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? साइटोन में तो है ही, और साथ साथ यहाँ पे डेंड्रोन्स में भी है। क्या किसी एक्सोन के किसी पार्ट में है? तो आंसर इज नो। तो डायरेक्टली सवाल पूछेगा नीजल ग्रेन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ नहीं पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से हम डेंड्रोन्स की बात करें तो ये हमारी यूनिट्स को डेंड्रोन्स कहते हैं और मल्टीपल्स को हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये क्या है? शॉर्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल बॉडी से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल बॉडी। बाहर से जो इम्पल्स आ रहा है उसको सेंटर बॉडी की तरफ ले जाएंगे, तो इसका जो एक्शन होता है वो कैसा कहलाएगा? सेंट्रीपिटल होता है, याद रखेंगे। जबकि एक्सोन क्या करता है? यहाँ से सिग्नल दूर ले जाता है, तो एक्सोन्स का जो एक्शन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं एक्सोन्स की। एक्सोन्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से यहाँ वाले पार्ट को हम लोग एक्सोन्स कहते हैं। और ये एक्सोन जो है वो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स होती है, और ये सिग्नल को दूर ले जाती है। यानी इनका जो एक्शन है वो कैसा होगा? सेंट्रीफ्यूगल इन नेचर होगा। ठीक है, चलो एक्सोन्स नीचे चल के एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स में बदल जाते हैं, जिन नॉब को हम लोग नाम देते हैं साइनेप्टिक नॉब। यानी एक्सोन्स फाइनली जा करके एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में खत्म हो जाते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं साइनेप्टिक नॉब। अब यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की बेसिस बात करें तो हमारे पास न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। एक न्यूरॉन्स जिनके पास में सिर्फ एक ही पोलर है, यानी यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ऐसा कब देखने को मिलेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज न्यूरॉन्स में। अगर हम लोग ऐसे न्यूरॉन्स जिनके पास 2 पोल्स हो सकते हैं, चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग नाम देते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। ऐसा देखने को मिलता है रेटिना ऑफ आई में, एकदम अच्छे से याद रखें। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की बात करें तो ये जो नॉर्मल न्यूरॉन्स हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन न्यूरॉन्स को हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स।
माइलिन शीथ के बेसिस पे हमने न्यूरॉन्स को दो भाग में बांटा है, एक वो जिनके पास माइलिन शीथ होगा, एक वो जिनके पास माइलिन शीथ नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये माइलिन शीथ। तो देखो ये है हमारी एक्सोन्स, ये हमारी एक्सोन्स। एक्सोन्स के चारों तरफ, दोनों तरफ यहाँ से एक फैट की लेयर्स मौजूद होती है जो कि इसके अंदर मौजूद स्वान सेल बनाती है, और ये जो है इन एक्सोन्स को हीट और शॉक एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा और साथ ही साथ साल्टेटरी कंडक्शन में भी मदद करेगा। माइलिन शीथ के बारे में सवाल क्या पूछेगा, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आंसर इज स्वान सेल। कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। क्या सारे नर्व्स में पाए जाएंगे, नहीं, ठीक है, जिनमें होंगे। अब देखो ये फैट जैसा मटेरियल है तो इसका कलर कैसा होता है, वाइट मैटर, यानी जिनमें माइलिन शीथ होगा उन वो बनाएंगे वाइट मैटर। और देखो फिर फर्दर इन न्यूरॉन्स के बीच में गैप मौजूद होते हैं, ये जो गैप होते हैं इन गैप्स को हम लोग नाम देते हैं नोड्स ऑफ राइनवियर, नाम देते हैं नोड्स ऑफ राइनवियर। ये क्या करता है, डायरेक्ट जंपिंग मूवमेंट ऑफ इम्पल्स में मदद करता है, इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जंप करके बहुत फास्ट मूवमेंट में मदद करेगा आपका ये नोड्स ऑफ राइनवियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्वान सेल जिनके पास, ये देखो ये है हमारी एक ऐसी न्यूरॉन्स जिनके पास में क्या माइलिन शीथ है, नहीं है, उनको हम लोग क्या नाम देंगे, नॉन माइलिनेटेड। और जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें कैसा दिखता है, ग्रे कलर का दिखता है, तो इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं इट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जनरली ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उनमें आपको जो न्यूरॉन्स होंगे वो जनरली नॉन माइलिनेटेड ग्रे मैटर वाले देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन सबसे पहले हम आपको इसको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। आओ देखते हैं हमारे पास में ये कैसे काम करता है। आओ देखो सबसे पहले तीन हम न्यूरॉन्स बना रहे हैं। एक देखो ये हमारा नॉर्मल सा है, यानी नॉर्मल कहने का मतलब है यहाँ पे वो कंडीशन है जिस जगह पे हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स का एक्सोन वाला पार्ट है, ये रेस्टिंग स्टेज पे है। कब है, रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। और दूसरा हम लोग बनाएंगे जब डीपोलराइजेशन होगा, और फिर हम लोग देखेंगे जब रीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे रीपोलराइजेशन। कब क्या होने वाला है, आइए इन्हीं के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड रेस्टिंग वाले स्टेट को हम लोग नाम देते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो देखो हमने आपको पहले भी बताया डी वर्ड जहाँ पे भी आया इसका मतलब दोबारा, ठीक है, यानी जो हो रहा है उसका उल्टा, और री वर्ड का मतलब दोबारा, जो हुआ था एज इट इज़ दोबारा रिपीट हो जाना, इसका मतलब री है। तो डी का मतलब उल्टा, री का मतलब दोबारा। तो इस समय पे जब हमारे न्यूरॉन्स रेस्ट कर रहे होते हैं तो अंदर में ये निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, निगेटिव, और बाहर वाले कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और इस समय पे हमारे जो मेम्ब्रेन है इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है अंदर की तरफ -70 मिली वोल्ट, और इस दौरान हमारे जो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स हैं वो इम्परमिएबल होते हैं। मेम्ब्रेन्स इज इक्वल टू इम्परमिएबल हैं, किसके लिए, इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस के लिए। अब अंदर में ये जो नेगेटिव चार्ज है बाहर पॉजिटिव है, इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक हमारे पास पंप काम करता है, जिस पंप से 3 सोडियम लगातार बाहर भेजे जाएंगे। कितने सोडियम, 3 सोडियम, और ठीक सेम समय पे 2 पोटेशियम अंदर भेजे जाएंगे। अब ये जो पंप है ये हमेशा काम करते रहेगा। कब हमेशा, हमेशा कहने का मतलब है इस समय पे भी ये वाला पंप काम करेगा और इस समय पे भी काम करेगा। यानी अगर हम इस पंप को ड्रॉ करें तो ये रहा हमारा हमेशा, इर्रेस्पेक्टिवली ये 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, हर कंडीशन में ला रहे होंगे। तो इसको अलग से याद करने का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 3 सोडियम 2 पोटेशियम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमने क्या बताया, इस जगह पे हमारी मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही थी और इस दौरान मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट। कितना था, -70 मिली वोल्ट। अब अंदर में पोटेशियम काफ़ी कम है और बाहर सोडियम इतना ज़्यादा है, तकरीबन 30 गुना ज़्यादा है, इसीलिए जो मेम्ब्रेन है बाहर पॉजिटिव होती है। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव है अंदर में, नहीं, अंदर में क्या है, पोटेशियम आयन ज़्यादा है कंपैरेटिवली सोडियम में। सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा है, कितना, 30 गुना ज़्यादा, तो बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा है
अंदर में नेगेटिव प्रोटीन्स आयंस थोड़े बहुत होते हैं और पोटेशियम कम है, इसीलिए अंदर हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब जैसे ही मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होता है, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, जिस ट्विस्ट का नाम है NaVgC। इसका क्या नाम है? Na सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या नाम है इसका? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। जैसे ही यहाँ पे कोई सिग्नल आता है, सिग्नल यानी कि आइए हम इसको सिग्नल दिखाते हैं ऐसे, इसको सपोज हम मान लेते हैं सिग्नल। ये क्या है हमारा? सिग्नल। जैसे ही सिग्नल मेम्ब्रेन के पास पहुँचेगा, यहाँ से क्या होगा? मेम्ब्रेन्स पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे और यहाँ से सोडियम के लिए पूरी तरह से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? परमिएबल हो जाएगा। और इस दौरान इतनी तेज़ी से सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे मेम्ब्रेन्स के थ्रू। क्या आएंगे अंदर? सोडियम आयन। ये कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए काम करता है, तकरीबन 0.5 मिली सेकंड के लिए काम करता है ये, ठीक है, मिली सेकंड के लिए काम करता है, बस मुश्किल से 0.5 मिली सेकंड के लिए काम करता है। और इस दौरान जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला, सारे सोडियम बाहर से अंदर आ जाएंगे। अब जैसे ही सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आया तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो आपको मेम्ब्रेन्स हैं वो कैसे दिखने वाले हैं? अंदर में जो पहले अंदर में कैसा था? निगेटिव था, अब वो अंदर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा अंदर में, और बाहर में कैसा हो जाएगा? निगेटिव। और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। क्या मैं क्लियर हूँ? एक बार दोबारा से देखिए। एक्सोन के मेम्ब्रेन, बाहर में नेगेटिवली चार्ज, अंदर में पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो हमारी अंदर में नेगेटिव चार्ज है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज है, इसका रीज़न है अंदर में पोटेशियम कम है, बाहर में सोडियम ज़्यादा है 30 गुना। और दूसरा, कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस थोड़े बहुत होते हैं और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसलिए इस दौरान मेम्ब्रेन की पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट थी। जैसे ही कोई सिग्नल आया, सिग्नल के आते ही इसी मेम्ब्रेन में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा। जैसे ही ये चैनल खुलेगा, सोडियम बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ कूच पड़ेंगे। जैसे ही सारे सोडियम अंदर की तरफ आएंगे, अब अंदर में जो हमारा चार्ज है वो फाइनली कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, और अंदर बाहर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और ये कितने सेकंड के लिए चलेगा? सिर्फ महज 0.5 मिली सेकंड के लिए चलने वाला है, ठीक है। चलो, अब जैसे ही यहाँ से इम्पल्स आगे निकल गया, तो अब जैसे ही इम्पल्स बाहर निकल गया, तो अब क्या होने वाला है? यहाँ पे अब काम करता है KVGC, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन्स। यहाँ पे कौन सा चैनल खुल जाएगा? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल यहाँ पे खुल जाएगा। अब जैसे ही पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा, अब पोटेशियम को यहाँ से बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा। कहाँ से बाहर की तरफ? यानी बाहर की तरफ पोटेशियम को भेज दिया जाएगा। और फाइनली वापस से जैसे हमारी मेम्ब्रेन की कंडीशन थी, यानी शुरुआत में अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, ये वाला चार्ज वापस से मेंटेन कर दिया जाएगा। किसके बाहर भेजने से? पोटेशियम को बाहर भेजा गया। तो यानी घुसा था बेचारा सोडियम अंदर और लात मार के भगा दिया गया पोटेशियम को बाहर। यानी सिंपल सी बात, फिर से रेस्टिंग पे थी, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। जैसे ही सिग्नल आया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला, सोडियम बहुत तेज़ी से अंदर आए। जैसे ही सोडियम अंदर आए, अंदर में चार्ज हो गया पॉजिटिव, बाहर में चार्ज हो गई नेगेटिव। अब फिर जैसे ही सिग्नल यहाँ से पास करता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा। पोटेशियम को अब मार मार के बाहर भेज दिया जाएगा। जैसे ही सारे पोटेशियम गए बाहर, वापस से हमारी जो कंडीशन है ये वापस से इनिशियल कंडीशन की तरफ आ गई, और इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं रिपोलराइज्ड। अब भी अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, थैंक यू, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग इसके थ्रू आगे चलते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन वाला आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट है इम्पल्स, यानी किस तरह से हमारे ट्रांसमिट होते हैं इम्पल्स। यानी देखो, आया, अब वो इम्पल्स सिग्नल पहुँच गया साइनेप्टिक नॉब के पास। अब यहाँ से एक न्यूरॉन्स ख़त्म हो रही है तो दूसरा न्यूरॉन्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनके बीच में जो खाली जगह है, उस खाली जगह को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और जंक्शन को हम लोग नाम देते हैं साइनेप्स। तो आप देखते हैं क्या है हमारे पास? साइनेप्स क्या है? एक फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं साइनेप्स, और इसके बीच की खाली जगह को हम लोग नाम देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसके बेसिस पे न्यूरॉन्स दो तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। यानी एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में अगर ज़रा सा भी गैप नहीं है तो इलेक्ट्रिकल, और गैप है तो केमिकल। आइए देखते हैं इनके बारे में। देखो,
इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का सिंपल सा मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स काफ़ी क्लोज प्रोक्सिमिटी पे होते हैं, यानी सिंपल सी बात है, नो गैप बिटवीन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी गैप देखने को नहीं मिलता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्लोज। अब देखो यहाँ से सिग्नल आया, तुरंत यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सिग्नल जो है कैसा होता है, काफ़ी फास्टर होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, ये हमारे में नहीं देखने को मिलता है या रेयरली देखने को मिलता है। हमारे में कौन सी वाली साइनेप्स देखने को मिलेगी, तो हमारे में देखने को मिलता है केमिकल साइनेप्स, जहाँ पे खाली जगह को हमने नाम दिया था साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे क्या है, देखो ये जो हमारे नॉब है, जैसे ही सिग्नल यहाँ पे आता है, यहाँ से कैल्शियम अंदर की तरफ एंटर करना स्टार्ट कर जाते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट से कैल्शियम एंटर किया अंदर, और ये उस साइनेप्टिक वेसिकल्स से जाके बाइंड कर जाएंगे, और ये वेसिकल्स नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे फट जाएंगे, और फटने के बाद क्या हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाएगा, और फिर वो उस हिसाब से अपना काम करेगा। जैसे देखो इसको भी समझाते हैं, ऐसे हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है, देखो सिंपल, यहाँ से एक न्यूरॉन्स के सिग्नल इस जगह पे आए, यहाँ पे सिग्नल ये रहा, आ गया, दूसरा न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आया, ये है हमारा सिग्नल, जैसे ही सिग्नल यहाँ पे आया, इस जगह से खाली जगह जिसको हमने नाम दिया था ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ से कैल्शियम एंटर करेंगे अंदर की तरफ, और इसके अंदर जो मौजूद थी साइनेप्टिक वेसिकल उसमें बाइंड कर जाएंगे, और बाइंड करते ही ये आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ से ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स से न्यूरोट्रांसमीटर है ये बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलेंगे फिर इनके मेम्ब्रेन पे जो मौजूद है रिसेप्टर, वो उस हिसाब से फाइनली अपना काम करेंगे। यानी अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ था तो यहाँ पे एक्साइटमेंट होगा, और अगर इनहिबिटरी रिलीज़ हुआ था तो इनहिबिशन होगा। अब मुझे जल्दी से बताओ एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल, जल्दी से कमेंट करो। चलो नेक्स्ट, और देखते हैं क्या हमने बताया कि केमिकल साइनेप्स में हमारे पास में क्या होता है, आओ देखते हैं। सबसे पहले इम्पल्स पहुंचा टर्मिनल पे, वहाँ से कैल्शियम एंटर किया और साइनेप्टिक वेसिकल्स में जाके ऐड हो गया, फिर वो बाइंड करेगी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज हो जाएंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो मौजूद है मेम्ब्रेन्स पे, वो उस हिसाब से फर्दर अपना काम करने लगेंगे, या तो वो एक्साइटेटरी या तो इनहिबिटरी, जिस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर आया होगा वो अपना उस तरह के काम करना स्टार्ट कर देंगे। चलो अब यहाँ से हमारे पास है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स वाला पार्ट आपका समाप्त हुआ। अब यहाँ से हमारा ब्रेन वाला पार्ट है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है आपको जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स वाला। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर के दो भाग में, एक न्यूरॉन्स, दूसरा ब्रेन। तो न्यूरॉन्स वाला पार्ट हमने कर लिया, अब ब्रेन वाली पार्ट की बात करते हैं। तो चलो ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम कुल मिलाकर के दो भाग में बटे हैं, CNS, PNS। CNS की बात करें तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, PNS की बात करें यानी पेरिफेरल यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारी जो ब्रेन है यानी हमारी जो बॉडी है, CNS मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बाकी जो हमारे पेरीफेरी पे मौजूद है उनको हम लोग नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आओ ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो ब्रेन है वो मौजूद है एक कैविटी में, जिस कैविटी का नाम है क्रेनियल कैविटी, और इस बॉक्स का नाम है क्रेनियम, ठीक है। और इनकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग नाम देते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। जो हमारी ब्रेन है उसके ऊपर एक परत है, मेम्ब्रेन की परत, जिस परत को हम लोग नाम देते हैं मेनिंजेस, और ये 3 लेयर की परत है। सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट ड्यूरामीटर, उसके बाद मिड वाला एरेक्नॉइड, और सबसे अंदर वाला पिया मीटर। अगर हम लोग बात करें इनके बारे में तो यहाँ से ये जो है ये हमारा वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर का मतलब रिच ब्लड सप्लाई इसमें देखने को मिलता है, ब्लड सप्लाई इसमें देखने को मिलेगा। जबकि ये कैसे होते हैं तो ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई देखने को नहीं मिलता है। फिर दूसरी चीज़ अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो एरेक्नॉइड और पिया मीटर के बीच का जो खाली जगह है, उस खाली जगह में फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिस फ्लूइड को हम लोग नाम देते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। याद कीजिए CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये वो फ्लूइड है जो हमारी बॉडी मतलब ब्रेन में एरेक्नॉइड और पिया मीटर के बीच खाली जगह होता है, जिसका नाम है सब एरेक्नॉइड स्पेस। उस स्पेस में जगह है फ्लूइड, उस फ्लूइड को नाम देते हैं हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलो ब्रेन हमारी 3 भाग में बटी है,
पहला फोर ब्रेन यानी प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन यानी मेसेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन यानी रम्बेंसेफेलॉन। ठीक है, चलिए अब इन्हीं को एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला फोर ब्रेन, यानी फोर ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, और इस प्रोजेंसेफेलॉन को फर्दर तीन तरह से कंस्टिट्यूट किया जाता है। एक का नाम है सेरिब्रम और दूसरे का नाम है डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन में आते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड इपीथैलेमस, ये इनके पार्ट होते हैं। ठीक है, चलो, और इनमें आता है सेरिब्रम कॉमा लिम्बिक सिस्टम भी हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, और साथ साथ लिम्बिक सिस्टम के साथ कुछ कुछ हमारे ऑल्फैक्टरी लिब्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इन्हीं के बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा ब्रेन का सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग नाम देते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम की अगर हम लोग बात करें तो सेरिब्रम ये है, देखो सेरिब्रम को हम लोग नाम देते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी हमारी जो जितनी भी इंटेलिजेंस वाली पार्ट है वो ब्रेन के इसी पार्ट में मौजूद होता है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं रोम ऑफ द ब्रेन, यानी रोम। रोम का मतलब क्या है, जो कि हमारी बॉडी में स्टोरेज के लिए जिम्मेवार है। यानी जैसे हमारे फ़ोन लेते हैं 8/128 या 12/256 जो भी होता है, तो 8 वाले को रैम कहते हैं और 128 वाले को रोम कहते हैं। रोम स्टोरेज के लिए होता है, रैम स्पीड के लिए। तो सेरिब्रम को हमने नाम दिया है रोम, यानी स्टोरेज के लिए। और फिर ये जो हमारी ब्रेन है सेरिब्रम, इस सेरिब्रम को फर्दर इस तरह से देखेंगे तो दो भाग में ऐसे बांटा गया है। ये हो गया हमारा राइट हेमिस्फेयर और दूसरा हो गया हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, और इनके बीचों बीच से एक बंडल ऑफ नर्व निकल रही होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं, ये वाले को कॉर्पस कैलोसम। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉर्पस कैलोसम। बीचों बीच से एक नर्व, राइट लेफ्ट, और हर एक में लोब्स पाए जाते हैं फर्दर अंदर। तो चलो देखो अब नेक्स्ट फिर से सेरिब्रम के जो आउटर पार्ट होते हैं या कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स हमारे हैं, उनके आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनमें सेरिब्रम में काफ़ी ज़्यादा कन्वॉल्वुलेशन अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं ये है हमारी सेरिब्रम, और इसको हम लोग, ये पार्ट ऑफ ग्रे मैटर होता है। ठीक है, जबकि अंदर वाला पार्ट सेरिब्रम का वाइट मैटर में आता है। चलो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखें तो सेरिब्रम के बारे में एक दो पॉइंट और हम आपको बताएं। सेरिब्रम जिम्मेवार है हमारी थिंकिंग के लिए, यानी इसके अंदर 4 तरह के लोब्स पाए जाते हैं, ओ ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल और पैराइटल। जो कि हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी थिंकिंग स्किल कैसी होगी, हमारी आईक्यू कैसी होगी, सब हमारे सेरिब्रम ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 3 तरह के न्यूरॉन्स ने डिवाइड किया हुआ है, यानी मोटर एरिया, यानी मोटर याद रखेंगे, एक ऐसी न्यूरॉन्स जिसमें मेनली कैसी वाली हो, इफरेंट हो। इफरेंट का मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन की तरफ इंफॉर्मेशन ला रहा हो, उसको हम लोग नाम देते हैं मोटर एरिया। ठीक है, चलो दूसरा है सेंसरी एरिया, या इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं एफरेंट, यानी ये इन्फॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ ले जा रहा है। और एसोसिएशन क्या होता है, या इसी को हम लोग नाम देते हैं मिक्स्ड, या तो ना तो ये क्लियरली मोटर इन नेचर होते हैं, ना तो क्लियरली सेंसरी होते हैं, इनमें मिक्स्ड टाइप के न्यूरॉन्स हो, तो इसको हम लोग नाम देते हैं मिक्स या एसोसिएटेड एरिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग देखें फोर ब्रेन के बारे में, तो ये किस किस चीज़ों के लिए जिम्मेवार है। तो ये रहा आपका इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, हमारी जजमेंट, लर्निंग, थिंकिंग, आर्टिकुलेट स्पीच, यानी हम किस तरह से बोल पाते हैं अच्छे तरह से, कितनी हमारी बोलने की कैपेबिलिटी है, सबके लिए जिम्मेवार है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा डाइनसेफेलॉन। स्टार्ट करते हैं जिसमें है थैलेमस। थैलेमस वो स्ट्रक्चर है जो कि सेरिब्रम जिसके तरफ रैप होता है। तो जैसे ये देखो, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे थैलेमस हमारा डम्बल शेप का होता है, और इसके चारों तरफ इस तरह से हमारी रैप्ड है सेरिब्रम। और इस थैलेमस की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग नाम देते हैं रिले सेंटर। रिले का मतलब होता है प्रसारण केंद्र। क्या नाम होता है, प्रसारण केंद्र। ठीक है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी से आ रही है उसकी मॉडिफिकेशन करना, किस तरह से आगे पहुंचाना है सेरिब्रम को, ये डिसाइड करेगा हमारा थैलेमस। थैलेमस डम्बल शेप का है, डम्बल शेप जिसके चारों तरफ कौन रैप होते हैं, सेरिब्रम रैप होते हैं, और इसको हम लोग नाम देते हैं रिले सेंटर ऑफ द बॉडी। फिर थैलेमस के 2 और पार्ट हैं। नीचे वाले पार्ट को हाइपोथैलेमस कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को इपीथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। हमें प्यास लगेगा, हमें भूख लगेगा, हमारे इमोशंस
को मेंटेन करने का काम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अलोंग विथ लिम्बिक सिस्टम मेंटेन करता है मेनली आपके इमोशंस को, और साथ साथ में कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि अगले चैप्टर में अभी आपने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, साथ साथ ये हमारे स्लीप वेकफुल ब्लड ये सबको कंट्रोल करता है। कैसे? तो इसके पास में एपीथैलेमस है, एपीथैलेमस में मौजूद होते हैं पीनियल ग्लैंड जो कि सिक्रीट करती है हार्मोन मेलाटोनिन जो कि हमारे स्लीप एंड अवेक साइकिल को मेंटेन करती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जो सेरिब्रम का लिम्बिक सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे है आपका एक लाइन लिखा हुआ है, लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, एटीसी। यानी सिंपल सी बात है, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस दोनों मिल करके हमारे इमोशनल ब्रेन कहलाते हैं, और जो कि हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशंस, इमोशंस, फियर, एंगर, रेज इन सब को कंट्रोल करने के लिए लिम्बिक सिस्टम जिम्मेवार है, जिनको हम लोग नाम देते हैं इमोशनल ब्रेन ऑफ द बॉडी। यानी जो भी हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का, सिंपली याद रखेंगे किसी भी टाइप का हो, मोटिवेशंस, इमोशंस, सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल बिहेवियर, इन सब के पीछे जिम्मेवार है हमारी लिम्बिक सिस्टम। चलिए अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन वो पार्ट होता है जो कि हमारे फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। आइए यहाँ पे देखिए मिड ब्रेन वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को देखिए। मिड ब्रेन में हमारे पास में 4 छोटे छोटे लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। इस तरह से ऐसे आप देखेंगे मिड ब्रेन को तो ये है हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना, और इनके बीच में से जो फ्लूइड निकल रहा होता है उसको हम लोग नाम देते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ये जो हमारी ऊपर वाली 2 स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग नाम देते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, और इनको हम लोग नाम देते हैं इन्फीरियर कॉलिकुलाई। ये वाला रिस्पॉन्सिबल है विज़न रिफ्लेक्स के लिए। जैसे आप अंधेरे में खड़े हैं और पीछे से या किसी भी डायरेक्शन से लाइट आएगा, आपका गर्दन ऑटोमेटिक उधर घूम जाएगा। तो ये कैसे हो पा रहा? ऊपर वाले की वजह से। जैसे भीड़ में आपका नाम किसी भी डायरेक्शन से आया, आपने तुरंत अपनी गर्दन को उधर की तरफ घुमा दिया, यानी आपकी जो ऑडिटरी रिफ्लेक्स है वो जिम्मेवार है कौन? तो आपके इन्फीरियर कॉलिकुलाई। मिड ब्रेन में बस 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, और इसके बीच से एक डक्ट निकल रही होती है जिसका नाम है एक्वाडक्ट। ठीक है, और इनके पास 2 पेयर कॉलिकुलाई होते हैं, ऊपर वाले सुपीरियर जो कि रिस्पॉन्सिबल है विज़न के लिए, विज़न रिफ्लेक्स के लिए, और नीचे वाली जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। चल नेक्स्ट, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन। अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसको फर्दर 3 भाग में बांटा गया है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये पॉइंट अच्छे से याद रख लेंगे। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिला करके बनाते हैं हमारे ब्रेन का स्टेम, इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रेन स्टेम। तो ये यहाँ पे आप डायग्राम को एक बार थोड़ा गौर करके इस डायग्राम को देखिए। सब लोग जो लोग नहीं देखे थे क्लास में, यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए। ये है हमारी पॉन्स, ये वाला जो पार्ट है ये हमारी पॉन्स है, और यहाँ पे हमारी मेडुला ऑब्लोंगाटा है, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट यहाँ दिख रहा है ये है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम में 2 पार्ट होते हैं, परकिंजी सेल और लाइफ ऑफ ट्री यानी आर्बर विटाई। आइए एक एक करके इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। तो देखो, सेरिबेलम को हम लोग नाम देते हैं लिटिल ब्रेन ऑफ द बॉडी या लिटिल सेरिब्रम कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज़ को हमारे ब्रेन से। यानी कि अगर आपका ब्रेन आपके लिम्बिक सिस्टम आपके ब्रेन आपके लिम्ब सिस्टम से इन्वॉल्व हो, कोऑर्डिनेटेड हो, जैसा आपका ब्रेन चाहता है वैसा ही आपका काम हो, और इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? आपका सेरिबेलम। इसीलिए आपने देखा होगा जो ड्रंकन पीपल होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहले क्या होता है? ड्रंक करने की वजह से अल्कोहल आपके सेरिबेलम को इफेक्ट डालता है, इसलिए ज़बान लड़खड़ा जाती है, पैर लड़खड़ा जाते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्रेन में धुंधलापन आने लगता है। यानी शुरू में ब्रेन सही काम करता है, बट हमारे जो लिम्ब्स हैं, हमारे टंग्स हैं, हमारे हाथ पैर हैं, वो लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल सबसे पहले किसको टारगेट करता है? आपके सेरिबेलम को ही टारगेट करता है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं पूंस। पूंस के बारे में एक ही 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पूंस को हम लोग नाम देते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, और साथ साथ इसी को कहा जाता है स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन, स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। यानी आप लगातार सांस भरते रहो, एक समय के बाद आप सांस नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंट्रोल करती है वो स्ट्रक्चर जिसका नाम है पूंस। ठीक है, चलो
अब फर्दर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात करें तो ये कंट्रोल करता है हमारी रेस्पिरेशन को, हमारी हार्ट की एक्टिविटी को, हमारी पेट की एक्टिविटी को, और यानी हमारे सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कफिंग, स्नीजिंग, किसी भी टाइप का आपके और भी एक्टिविटीज़, वोमिटिंग, इन सब के पीछे जिम्मेवार है आपका स्ट्रक्चर जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमारे पास फर्दर यहाँ एनसीईआरटी वाला पार्ट समाप्त होता है। फर्दर हमारे पास में दिए गए हैं ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में आपको सिंपल सा याद क्या रखना है, इसका फंक्शन क्या है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करना, ठीक है, और फाइनली उसके हिसाब से रिफ्लेक्स जनरेट करना। और हमारे पास स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं, तो याद रखेंगे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हमारे पास होते हैं। कितने होते हैं, 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स। जबकि क्रेनियल नर्व्स की अगर हम लोग बात करें तो वो कितने होते हैं, क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें तो हम ह्यूमंस में होते हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर होते हैं, ह्यूमंस में 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ से अब आपसे कुछ सवाल आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आपका ये जो पार्ट था जिसमें हमने जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बताया, उसको आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हाइंड ब्रेन तक ही आपका एनसीईआरटी में था, फिर उसके बाद के कुछ सेगमेंट क्रेनियल नर्व्स, बस इतना याद रखेंगे 12 पेयर है। ठीक है, 10वें वाले को हम लोग नाम देते हैं वेगस, 10वें वाले को हम लोग नाम देते हैं वेगस। 5वां वाला का नाम है ट्राइजेमिनल, जो कि सबसे हमारी लॉन्गेस्ट है नर्व्स है, और 4th वाले का नाम है ट्रॉक्लियर, जो कि हमारी सबसे स्मॉलेस्ट नर्व कहती है जिनको। ठीक है, तो इस तरह से याद रहेगा क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर इन ह्यूमन और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। और भी किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। धन्यवाद।